हेलो दोस्त, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देते हैं। अगर आप चाहें तो screener.com अपने प्ले स्टोर में जाके लोड कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के बारे में अब फंडामेंटल एनालिसिस करके और फिर उसमें पैसा डालें या ना डालें, अब डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन बातों पर हम ध्यान देते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ताकि समझ में आए कि हम इस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। पहले मेरा जो वीडियो है, पिक्चर है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं ताकि आपको पूरा वीडियो दिखाई दे। अभी जो कंपनी देख रहे हैं ये कंपनी है यस बैंक, ठीक, और इसका करंट प्राइस है 17 रुपया 60 पैसा। अब देखते हैं इसमें, जैसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पे जो है एक कंपनी के बारे में लिख रहा है कि करता क्या है। यस बैंक जो है वो बैंकिंग और फाइनेंसिंग मतलब लोन देता है और बैंकिंग का जो काम है उसको करता है। फिर जब इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे ये मार्केट कैप, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, लगभग 50,700 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका जो करंट प्राइस है वो है 17 रुपया 60 पैसा। और एक साल के अंदर ये जो हाई और लो है, एक साल के अंदर एक कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 24 रुपया का हाई बनाया और 14 रुपया का लो बनाया, लगभग 14 रुपया 40 पैसा है। फिर जब इससे नीचे चलेंगे तो यहाँ दिखा रखा है पी। अब पी क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उससे पहले उसका पी देखते हैं। पी अक्सर किसी भी कंपनी का पी अगर 60 है, इसका तो 66 है, किसी भी कंपनी का पी 5-6 से नीचे है, अगर 5-6 से नीचे तो उस कंपनी को अच्छा समझा जाता है। जैसे इसका पी अभी 66 है, लेकिन हमने कितना बोला, 5-6 से नीचे। किसी कंपनी का पी अगर 5-6 से नीचे है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। पी कम होने का मतलब होता है कि जब हम पैसा इसमें डालेंगे तो इसमें पैसा ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पी कम होने का मतलब ये भी होता है कि कंपनी का उस समय कामकाज अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो बहुत दिनों से अगर उसका पी नीचे गिरता जा रहा है तो पहले हम कारण पता करेंगे कि उसका पी इतना नीचे क्यों आ रहा है। हो सकता है उसका पी हम माइनस देख ले, खैर माइनस तो अच्छा नहीं होता है। अगर पी 5-6 देख कर उसमें पैसा लगा दें, कुछ दिन बाद उसका पी 3 चला जाए, उसके बाद माइनस में चला जाए, तो कारण पता करते हैं कि इसका पी नीचे क्यों है। जिसका पी कम होता है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन पी कम होने के साथ साथ और किन किन बातों पे ध्यान दे तब समझ में आए कि कंपनी अच्छा है या खराब है। कुछ ऐसा कंपनी है जो माइनिंग का काम करता है, उत्खनन खनन का काम करता है, उसका पी ज़्यादा होना चाहिए। उसका पी ज़्यादा हो तब उसमें पैसा लगाइए, क्योंकि उसका पी कम होता है मतलब उसका रेट हाई होता है। उसका पी अगर ज़्यादा होता है तो उसका रेट कम होता है। इसी तरीके से यस बैंक को देख रहे हैं तो इसका रेट भले ही अभी कम है, लेकिन इसका रेट पी इतना हाई है, मतलब ये है कि अगर हम 1 रुपया हमें कमाना है, हम सिर्फ 1 रुपया कमाना चाहते तो इसको 66 रुपया देंगे, तब जाके हमको 1 रुपया कमा के देगा। इसलिए बोला जाता है कि पी जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगर पी 5 का है मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हम उसको सिर्फ 5 रुपया दे रहे हैं। पी का मतलब ये होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी का अगर पी ज़्यादा है तो कंपनी ख़राब है। इसके अलावा हम और किन चीज़ों को देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके नीचे है बुक वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो है बुक वैल्यू क्या होता है, अगर बुक वैल्यू के आसपास शेयर का प्राइस है तो वो कंपनी को अच्छा माना जाता है। मतलब ये है कि उस कंपनी का जो वैल्यू है उस वैल्यू पे हम उसे ख़रीद रहे हैं। तो इसका वैल्यू 13 रुपया, लगभग 14 रुपया के आसपास है। और इस कंपनी का जो यस बैंक का जो एक शेयर का दाम है लगभग 17 रुपया 60 पैसा है। तो लगभग ये बुक वैल्यू के आसपास में ही है, तो इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि हर वो कंपनी जो बढ़िया काम करती है, जो हर साल बेनिफिट देता है, उसका कभी भी बुक वैल्यू जो शेयर है
वो कभी भी बुक वैल्यू के आसपास में नहीं मिलेगा। हो सकता है बुक वैल्यू से 20 गुना ज़्यादा हो, 10 गुना ज़्यादा हो सकता है 40 गुना भी ज़्यादा हो। इस तरीके से ज़्यादा पे मिलता है तो क्या वो कंपनी सही नहीं होती है? वो कंपनी भी सही होता है। लेकिन अगर आप बुक वैल्यू के आसपास किसी कंपनी को ढूंढ लेते हैं और वो कंपनी बढ़िया है, तो फिर इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं हो सकता। जो वॉरेन बफेट साहब है, जो अमेरिका के सबसे अच्छे स्टॉक में पैसे लगाने वाले माने जाते हैं, वो साल 2 साल 3 साल में 1-2 कंपनी ढूंढते थे जो लगभग बुक वैल्यू के आसपास में मिल जाए, और वो कंपनी का जो कामकाज क्या है, हर चीज़ पे ध्यान दे के पहले से रखते थे। उनका कहना था कि अगर साल में 1 से 2 कंपनी भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत है। हम लोग हर दिन 1-2 कंपनी ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा। कहते हैं कि अच्छे कंपनी को अच्छे दाम में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छे कंपनी को अगर आप कम दाम में ख़रीदते हैं तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। तो अब देख लिए कि बुक वैल्यू, अगर कोई भी कंपनी बुक वैल्यू के आसपास मिलता है तो आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है मतलब लाभांश। कोई कंपनी होता है जो लाभांश नहीं देता है, कुछ ऐसा कंपनी है जो लाभांश देता है। हर साल आपका जो भी कमाई होगा उसमें से लाभांश दे देगा। तो लाभांश अगर डिविडेंड दे रहा है तो उसको अच्छा कंपनी माना जाता है, और जो डिविडेंड नहीं दे रहा है वो भी कंपनी अच्छा होता है। लेकिन वो अच्छा कब होगा वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी फ़िलहाल एक कंपनी यस बैंक जो कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है, यहाँ 0% है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ROCE जो है पूरे साल का जो रिटर्न होता है, वो पूरे साल में कितना % का रिटर्न दे रहा है ROCE वो बता रहा है। इसका रिटर्न भी कोई खास नहीं है। उसके बाद होता है ROE। अब हम बता रहे हैं कि ROE क्या होता है। ROE जो है, किसी भी कंपनी का ROE 15 से ऊपर है, 15 या 20, 15 से ऊपर है तो कंपनी सबसे बढ़िया माना जाता है। आपको नहीं PE देखना है और नहीं उसका बुक वैल्यू देखना है। अगर उस कंपनी का ROE 15-20 से ऊपर है तो उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। ROE का मतलब ही होता है कि वो आपको इक्विटी जो होता है, इक्विटी पे रिटर्न कितना दे रहा है, आपका जो कैपिटल है उस पर रिटर्न कितना दे रहा है। तो ROE अगर 15 से ऊपर है तो उस कंपनी को बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हम लोग गलती करते हैं कि PE कम हो, अगर PE कम है तो हमको लगता है कि अच्छा है, क्योंकि हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि कम PE वाला जो कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाहिए, और जिसका बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है वो कंपनी अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंपनी अच्छा कामकाज करेगा वो कभी भी कम PE पे नहीं मिलेगा आपको, और कभी भी उसका जो बुक वैल्यू के आसपास जो शेयर है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ROE अच्छा है 15 से ऊपर, 15-20 के आसपास में, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही होता है कि आपको रिटर्न दे रहा है, इक्विटी पे रिटर्न जो आप उसमें लगा रहे हैं इक्विटी उस पर रिटर्न दे रहा है 15 से 20%, जबकि इसका रिटर्न कितना है, लगभग 2%, 2% से भी कम है। तो यहाँ पे कंपनी सही नहीं है। अब आगे चलते हैं और किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होता है। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं इसका। आप चाहे तो 6 महीने का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जहाँ तक आ जाए उतने का आप इसमें चार्ट देख सकते हैं। जैसे हम मैक्सिमम कर लेते हैं। अब मैक्सिमम में देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट दिखा रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ था, लगभग 8 रुपये, इधर 12 रुपये से शुरू हुआ था और ये 300-400 रुपये तक गया था, और आज फिर 16-17 रुपये, 13 रुपये, 16-17 रुपये पे है। इस तरीके से इसके नीचे आके हम इसको चार्ट देख सकते हैं। चार्ट देखने के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो नीचे 2 बॉक्स मिलता है। इस 2 बॉक्स में एक बॉक्स जो है ग्रीन होगा इस तरीके से, और दूसरा रेड होगा। तो कंपनी का जो भी अच्छा बात है, पॉजिटिव जो भी बात होगा ग्रीन में लिखा होगा, और नेगेटिव जो बात होगा वो रेड में लिखा होगा। तो इस कंपनी को देखें तो ग्रीन में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स पूरा खाली है। लेकिन
रेड में बहुत कुछ लिख रखा है। अगर रेड को देखें और इसको पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि कंपनी जो है वो इक्विटी पे रिटर्न कितना दे रहा है। यहाँ पे देखिए, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 1.72%, जो कि 3 साल में दिया है। कंपनी का जो रिटर्न है इक्विटी पे रिटर्न बहुत ही कम है। इसी तरीके से कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर लगभग 6,78,000, उसके बाद करोड़, 6,78,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर कर्ज है। इस तरीके से हम रेड बॉक्स को देख के कंपनी का जो गलत नेगेटिव चीज़ है वो जान सकते हैं, और ग्रीन बॉक्स को देख के हम इसका अच्छी बात जान सकते हैं कि इस कंपनी में हम पैसा लगाए तो क्यों लगाए। ग्रीन बॉक्स में लिखा रहता है कि कंपनी का भी अच्छी बात क्या है, और रेड बॉक्स में लिखा रहता है कि इसमें नेगेटिव इसका पॉइंट क्या है। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो अभी हम देख रहे हैं यस बैंक को, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें पता है कि हमें बैंक में ही लगाना है तो यहाँ जो पेयर दे रखा है इससे पेयर किया हुआ कुछ ऐसा कंपनी दिखाएगा कि हो सकता है इस बैंक के अलावा कोई और बैंक इससे बढ़िया रिटर्न दे रहा हो, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। इसलिए बैंक से ही रिलेटेड कंपनी आपको नीचे दिखाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, इस तरीके से IDFC बैंक, बहुत सारा बैंक है। सारा बैंक जितना भी है सब बैंक है, सब के बारे में दे रहा है कि यस बैंक से इसको कंपेयर कर रहा है कि अगर आप चाहे तो उसके अलावा इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो इसका करंट प्राइस क्या है 100 दे रखा है। HDFC का लगभग 1,500 रुपया है। इसका PE क्या है, लगभग 17 है। जो भी अच्छा कंपनी होगा उसका PE कभी 4-5 नहीं मिलेगा, कभी कभी होता है कि मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता है। और जो पूरे मार्केट का कैप, कितना मार्केट कैप है 100 दे रखा है। डिविडेंड देता है कि नहीं 100 दे रखा है। तो HDFC क्या है, डिविडेंड दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दे रखा है। इससे आप समझ सकते हैं अगर बैंक ही आपका सेक्टर अगर बैंकिंग है, आप चाहते किसी बैंक में ही पैसा लगाए, तो यस बैंक के अलावा इससे मिलता जुलता बैंक आपको देगा पेयर कंपैरिजन करने के लिए कि आप उसके अलावा किसी और बैंक को चुन सकते हैं। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे बढ़ने के बाद ये जो रिजल्ट दिखा रहा है ये क्वार्टरली रिजल्ट है। हर 3 महीने पे कंपनी ने क्या किया है, कंपनी कोई अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में गया है या प्रॉफिट अच्छा कमाई हुआ। कमाई का मतलब है कि सभी वर्कर को देने के बाद, अपना बिजली जो भी रेंट है उस सबको निकालने के बाद, हर चीज़ का पेमेंट करने के बाद उस कंपनी के पास कितना बचा है। अगर कंपनी के पास बचत है फिर वो कंपनी अच्छा माना जाता है। अगर कंपनी के पास बचत नहीं है फिर वो कंपनी कहीं ना कहीं से वो कर्ज लेता है। तो इसमें देखते हैं कि दिया क्या है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे नीचे चलते हैं प्रॉफिट, हम सीधा नेट प्रॉफिट देखते हैं, ठीक। अब नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहना चाहिए। जहाँ से भी शुरू हुआ है कमाई अगर इसका नहीं बढ़ रहा है, किसी भी कंपनी का कमाई अगर बढ़ नहीं रहा है, समझ लीजिए कंपनी करेगा क्या। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हर 3 महीने पे पहले 34 करोड़, फिर 120 करोड़, फिर 148 करोड़, और लगभग यहाँ सीधा माइनस हो गया 300 करोड़। इस तरीके से फिर यहाँ से 200 करोड़, 223 करोड़, 266 करोड़, 372 करोड़, इस तरीके से इसका कमाई हुआ है। 2020 के बाद 2020 में कोरोना के कारण ये माइनस में चला गया था, और कुछ ऐसा भी है कि कुछ पैसे लेके यस बैंक का पैसा लेके भाग गया था, इस वजह से भी ये माइनस में चला गया था। उसके बाद देखें तो हर 3 महीने पे पहले 200 करोड़ का हुआ, फिर 223 करोड़, 266 करोड़, 372 करोड़, 314, उसके बाद 160, 55, 200, 347, इस तरीके से लगभग देखा जाए तो बढ़ ही रहा है। तो अभी ये बढ़ने के कगार पे है, उस तरीके से नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। अब ये चलते हैं, ये तो हर तिमाही है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं तिमाही प्रॉफिट है कि हर 3 महीने पे इसने कितना कमाया है।
जैसे ही आगे चलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आएंगे, इसमें अब सालाना है, ठीक है। इसमें 2013 से लेकर और इधर अब तक 2023 तक का है। ये सालाना इनकम है कि सालाना इसने कितना कमाया है। इसमें भी देखना है कि प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट है जो बढ़ना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 2013 में कितना था, लगभग 1300 करोड़। फिर 14 में हो गया 1600 करोड़। फिर 15 में हो गया लगभग 2000 करोड़। फिर 16 में हो गया 2500 करोड़। 17 में घट गया। फिर 18 में भी कम गया। 19 में भी कम गया। अगर इस तरीके से पहले बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, अगर थोड़ा बहुत घटता है लगभग 20%, सालाना इनकम नेट प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का सालाना नेट प्रॉफिट रेगुलर 20% बढ़ रहा है तो सही है। अगर घटा भी है तो 20% घटा है तब तक तो सही है। अगर उससे ज़्यादा घटना शुरू हो गया तो हो सके तो पहले पता करें कि क्या कारण है कि घट रहा है, या नहीं तो उसमें से पैसा निकाल लें। अब एक घटने के बाद, इसका नेट प्रॉफिट घटने के बाद क्या हुआ, जैसे घटता गया और कहाँ चला गया है, यहाँ माइनस में चला गया, यहाँ और ज़्यादा माइनस में चला गया। उस तरीके से अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। अब जाके पहले अपना कर्ज चुकता करेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट देगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने लायक है या नहीं है। अगर है तो सालाना इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो 20% बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, इसमें भी 20% का बढ़ोतरी होना चाहिए हर साल, तब जाके आपको बेनिफिट बढ़िया देगा, प्रॉफिट बढ़िया देगा। अगर इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कंपनी कहीं ना कहीं जाके आपका पैसा, एकदम से कंपनी कोई डूबता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मेरा कंपनी डूब जाए, हम बर्बाद हो जाए। लेकिन हो सकता है कि जो पैसा आपको 2-3 साल में बढ़ना चाहिए, उस पैसे को बढ़ने में 5 से 6 साल भी लग जाए। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप देख लेते हैं तो आपको अगली बार ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी को अपने आप घर बैठे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी में पैसा लगाने लायक है या नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ये रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे रिटर्न कितना दिया है। तो पहले ही बताया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ऊपर होना चाहिए, 15 या 20% से ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से अगर ROE देख लेते हैं 20 से ऊपर है, 15 से ऊपर है, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसका रिटर्न कितना है, 1% है, 5 साल में माइनस गया, 3 साल में माइनस गया और अभी लास्ट में 2% का दे रहा है। तो कहीं से भी इसमें अभी फ़िलहाल पैसे लगाने लायक नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि कंपनी है, ये बढ़ेगा, चाहे तो अभी इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये सबसे नीचे, बहुत नीचे काम कर रहा है और हो सकता है धीरे बहुत थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस शीट होता है, इस बैलेंस शीट में दोनों जो कर्ज है सो जो टोटल लायबिलिटीज है कर्ज, और नीचे जो इसका एसेट्स है टोटल धन है, ये दोनों को बराबर दिखाया जाता है। किसी भी कंपनी में देखिएगा तो लायबिलिटीज़ और इसका टोटल धन दोनों को बराबर दिखाया जाता है। अब इसमें होता क्या है और इसमें हम किन किन बातों पे ध्यान देंगे, तो टोटल लायबिलिटीज़ जो है यहाँ पे इसका अगर 99,000 करोड़ दिखा रखा है तो इस पे शेयर कैपिटल का जो है पैसा एक बढ़ना चाहिए, एक कम नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे आपका जो पैसा लगाते हैं इसका पैसा होता है, ये बढ़ना चाहिए और एक घटना चाहिए। जो उधारी है
एक घटना चाहिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया है, एक घटना चाहिए। रिजर्व का पैसा है ठीक है, लेकिन इसमें ये जो है घटना चाहिए। जबकि इसको यस बैंक पे अगर देखें तो ये बढ़ ही रहा है। इसने कर्ज लेना कम नहीं किया, कर्ज बहुत ज़्यादा लिया है। यहाँ पे देखें तो 3,35,982 करोड़ रुपया इसने कर्ज ले रखा है। और इसका जो शेयर का कैपिटल है वो सिर्फ 463 करोड़ है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा ही कर्ज में है। यहाँ पे हम कर्ज देखेंगे, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। ये जो है ये बढ़ना चाहिए, इसमें बढ़ना चाहिए, और रिजर्व भी है, ये भी बढ़ना चाहिए क्योंकि पहले से उसके पास रिजर्व कुछ पैसा है। लेकिन ये जो है उधारी, ये घटना चाहिए। थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। और ये भी कर्ज ही है, कुछ दूसरे तरीके का कर्ज होता है, जैसे किसी से बॉन्ड पे पैसा ले लेते, इस तरीके का होता है। ये भी कमना चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस सबको जोड़ के यहाँ टोटल कर दिया कि टोटल इसके पास कर्ज कितना है। उसी तरीके से यहाँ कर दिया कि टोटल इसके पास टोटल धन कितना है। तो टोटल धन में क्या है, पूरा कर्ज जुड़ा हुआ है, और हमारे आपका जो पूरा एसेट्स है, जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी देखना ये है कि ये हमेशा जब कारोबार बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए। जैसे अभी 99,000 करोड़ है, यहाँ देखें तो 1,65,000 करोड़ है। इस तरीके से यहाँ 3,12,000 करोड़ है, 3,80,000 करोड़ है। तो बढ़ तो रहा है, लेकिन ये बढ़ कहाँ से रहा है, ये बढ़ रहा है कर्ज से। ठीक है, इसका बढ़ने का रीज़न है कर्ज, क्योंकि इसका कर्ज भी यहाँ बढ़ रहा है। तो इस पे ध्यान दिया जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ये नहीं है कि यस बैंक अच्छा नहीं है, पहले बहुत ही अच्छा था। इसका शेयर का जो प्राइस था 400 रुपये तक गया था, लेकिन कुछ ऐसे चिट फंड वाले लोग थे जिनके वजह से ऐसा दिन इसको देखना पड़ा है। और आगे चलते हैं कैश फ्लो। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कैश नहीं है तो कोई भी काम वो नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं इसका कैश फ्लो क्या होता है। टोटल सबसे नीचे देखिए नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो हम देखेंगे कि नेट कैश फ्लो में पता चलता है कि इसके पास कैश है कि नहीं है। अब कैश किस लिए ज़रूरी है, कुछ भी करना हो तो वहाँ पे आपको कैश की ज़रूरत पड़ता है, चाहे आपके पास कितना ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो। अगर कैश नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कैश फ्लो होना चाहिए, हाथ में कैश होना चाहिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो कैश होना चाहिए, कुछ लेना चाहते हैं तो कैश होना चाहिए। इसीलिए आपके पास भले ही अकाउंट में कितना ही पैसा पड़ा हो, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। अभी कहीं जाना पड़ जाए तो हो सकता है अगर 500 रुपये का खर्च है तो आपको किसी से मांग के जाना पड़ेगा कि भाई 500 रुपया दे दो, मैं आके फिर या बैंक से निकाल के या फिर फ़ोन पे गूगल पे करके आपको दे दूंगा। इसीलिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कैश फ्लो है किसी कंपनी के पास तो कंपनी अच्छा है। तो यहाँ इसके पास कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो था 480 करोड़, 1,800 करोड़, 1,600 करोड़, 600 करोड़, 1,100 करोड़, उसके बाद लगभग 5,000 करोड़, 2,000 करोड़। इस तरीके से इसका कैश फ्लो बढ़ा कहाँ तक, यहाँ है 2023। अब 2023 को देखें तो 2023 में माइनस में है, मतलब कैश फ्लो है ही नहीं इसके पास। यहाँ पे भी कैश फ्लो था, यहाँ पे भी कैश फ्लो था। अब कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कैश फ्लो जो आ कहाँ से रहा है। सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो जब भी कहीं से आए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब हम जो अपना काम काज करते हैं उससे कमाई होता है, तो उसको कमाई होता है और उसमें से जो बच जाता है उसको हम ओरिजिनल कैश फ्लो मानते हैं।
कैश उसको मानते हैं कि हमारी कमाई से आया हुआ वो कैश है, इसलिए वो कैश फ्लो वहाँ से होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कैश फ्लो होना चाहिए। जिसमें आपको यहाँ भी माइनस दिखाया हुआ है, यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन इस सब में माइनस दिखाया हुआ है, यहाँ भी माइनस दिखा दिया। तो यहाँ इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो सही होना चाहिए। फिर से आप देख लें, जब भी हम कैश फ्लो देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है वहाँ से कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे नीचे ये जो है, पहले तो इसमें चलते हैं। ये जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में आता है कुछ ऐसा पैसा जो हमारा आपका इन्वेस्ट होता है और थोड़ा बहुत जो इधर उधर का कर्ज लिया होता है वो यहाँ पे दिखाता है। और नीचे जो है ये दिखाता है कि वहाँ का जो प्रमोटर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो मालिक होता है, उन्होंने इसमें कितना कैश फ्लो अपना डाला है, पैसा कितना डाला है। तो लगभग किसी कंपनी को अच्छा मानने के लिए एक तो कैश फ्लो होना ज़रूरी है, और कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये अगर बढ़िया है, यहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। बाकी कंपनी का पैसा कहीं से भी आए, अगर कैश फ्लो कहीं से भी आ रहा है लेकिन कैश फ्लो होना चाहिए, और उतना कैश फ्लो इसके पास नहीं है जितना होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैश फ्लो कितना है, यह है सिर्फ 17.4, मतलब 17 करोड़। ये नहीं कि 17,000 करोड़ है, ये सिर्फ 17.5 करोड़ है। ये लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ के लगभग है। ये लगभग 2 करोड़ है, 2.2 करोड़ है। इसी तरीके से 27 करोड़ है। इसका कैश फ्लो ज़्यादा कब था? इसका कैश फ्लो ज़्यादा था यहाँ 2016 में, लगभग 662 करोड़ था, और शुरू में 2013 में लगभग 480 करोड़ था। नहीं तो इसके पास कैश फ्लो था ही नहीं। अब चलते हैं आगे। अब लगभग इसका जो रेशियो है आरओई हर किसी का नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आरओई दिखा रहा है तो ध्यान रखें कि आरओई 15 से ऊपर होना चाहिए। सालाना अगर आरओई 15% से ऊपर है तो उस कंपनी को बढ़िया माना जाता है। अब इस कंपनी पे ध्यान दे तो यहाँ पे शुरू हुआ था, और 2024 में 25 का आरओई है, 2015 में 21 का है, फिर 20 का है, फिर 19 का है, फिर 18 का है। इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं किसी कंपनी का आरओई घट रहा है, फिर भी आप इसमें यहाँ पैसा लगा रहे हैं, ये समझ के कि कंपनी का जो प्राइस था वो 400 रुपया था और आज 250 रुपया हो गया है, कंपनी कल को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमको देगा, तो आप गलती कर रहे हैं। पहले पता करें कि आरओई कम क्यों हो रहा है, और आरओई कम होने के कारण इसका जो शेयर प्राइस है इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है तो उसका भी कारण पता करें। एकदम से जल्दी में किसी भी कंपनी का शेयर ना खरीदें। बढ़ता हुआ किसी कंपनी का शेयर अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए में पैसे लगाने से हम लोग डरते हैं, जबकि पता होना चाहिए कंपनी बढ़ रहा है मतलब कोई अच्छा न्यूज़ है। और जबकि घटते हुए कंपनी में हम लोग पैसा जल्दी लगा देते हैं, पता भी नहीं करते कि क्यों घट रहा है। जबकि घटते हुए कंपनी में किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है तो पहले पता करना चाहिए कि वो गिर क्यों रहा है। गिरते हुए कंपनी में पैसा लगाने को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से गिरता जा रहा है तो ये ऐसे मत लगाइए। जहाँ गिर के थोड़ा बहुत रुक जाए और वहाँ से थोड़ा उठना शुरू हो तो फिर वहाँ पे आप पैसा लगाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत वो गिरेगा या फिर कारण पता करें, लेकिन अगर वो सही, उसका दिशा अगर सही हो गया और चलना शुरू कर दिया है तो फिर वो उठेगा ही उठेगा। तो पहले तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करें कि क्या कारण है कि किसी कंपनी में गिरावट आ रहा है, उसके बाद ही पैसा लगाएं। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग भी बहुत मायने रखता है। अभी फ़िलहाल जो प्रमोटर है, यस बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है जिसको मालिक बोलते हैं, यह भी सरकार के अंडर में है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का जो हम शेयर होल्डिंग देखेंगे
उसमें प्रमोटर का 50% से ऊपर होना चाहिए। जो प्रमोटर होता है, मालिक होता है, उसका होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको जैसे प्रमोटर होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, इस यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए हर 3 महीने पे दिखाया गया कि हर 3 महीने पे इसमें क्या क्या चेंजिंग आया है। तो यहाँ पे FII जो विदेशी कंपनी होता है, जो अपने देश में आके पैसे लगाते हैं, उसको FII बोलते हैं। और अपने देश के ही जो कंपनी है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, इस तरीके से हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, वो सब कंपनी हो गया। वो सब कंपनी जो पैसा लगाते हैं उसको DII बोलते हैं। ठीक है, FII जो विदेशी कंपनी इंडिया में आके पैसा लगाता है, DII जो इंडिया का ही कंपनी है और इंडिया में पैसा लगाते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कभी कभार खरीद लेते हैं, कुछ कंपनी में पैसा लगा देते हैं। तो प्रमोटर FII जो है उसको हम प्रमोटर मान लेते हैं समझाने के लिए। इसमें प्रमोटर है नहीं, लेकिन जहाँ प्रमोटर मालिक होते हैं वहाँ दिखाएगा प्रमोटर लिखा होगा। तो प्रमोटर का होल्डिंग अगर जैसे अभी यहाँ 8% है, फिर यहाँ 10% हो गया, फिर 11% हो गया, फिर 12% हो गया, 23 हो गया, 23.24, ठीक है, और यहाँ 23.10 हो गया। तो प्रमोटर का होल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रमोटर होता है वो मालिक होता है, पूरे कंपनी का मालिक होता है प्रमोटर। अब उसे पता है कि मेरा कंपनी जो है अच्छा काम कर रहा है। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरा दुकान बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मेरा जो भी पार्टनर है उसको हम अपने यहाँ से हटा दें। तो हटाएंगे कैसे, तो हटाएंगे हम वहाँ से शेयर, जो शेयर अगर हम 50% का मालिक है तो हम 2% 5% करके ख़रीदना शुरू कर देंगे। कभी 10% खरीद लेंगे, कभी 5% खरीद लेंगे। इस तरीके से ख़रीद के हम इसको, जो 50% का मालिक है, अगर इस महीने या इस साल 50% का मालिक है तो अगले साल हो जाएंगे 55% का मालिक, उसके बाद फिर अगले साल हो जाएंगे 60% का मालिक। इस तरीके से अगर प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है तो आप उस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मालिक है, जो उस कंपनी को चला रहा है, उसे भरोसा है कि उसका कंपनी आगे चल के अच्छा करेगा, इसलिए वो अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ FII का होल्डिंग भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए या धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर घटना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ उसको पता हो गया है कि वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जिसके कारण उसका शेयर मार्केट में गिरावट आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि FII वाले का होल्डिंग हर वक्त बढ़ेगा ही। कभी कभी जब उसको प्रॉफिट बुक करना होता है तो बेचते भी है। जैसे अगर हम 10 शेयर लिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसको हम ज़िंदगी भर रखेंगे। अगर आज हम 100 में लिए हैं, कल को अगर 1000 हो जाता है तो हो सकता है हम पूरे 10 के 10 शेयर को बेच दें, या फिर उसमें से 5 शेयर को बेच दें। तो इस तरीके से जब भी बेचेगा तो इसमें भी कमी आएगी, FII में भी कमी आएगी। तो मेन प्रमोटर होता है, प्रमोटर का होल्डिंग देखिए, प्रमोटर का होल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो उसमें आप पैसा लगाइए। प्रमोटर का होल्डिंग अगर हर साल या हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ घट रहा है तो उसमें पैसे लगाने से पहले आप पता कीजिए कि घट क्यों रहा है, क्योंकि वो प्रमोटर और मालिक है, उसे पता है कि मेरा कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, कल को दिवालिया हो जाएगा, इसलिए वो अपना जो भी होल्डिंग है उसको निकाल रहा है। इसी तरीके से FII और DII का भी होल्डिंग देखिए कि उसमें है या नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो सही है। और आगे चले तो पब्लिक, किसी भी कंपनी में जो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो हर साल घटना चाहिए। ठीक है, अब घटना क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा कंपनी होता है उसमें पहले ही FII और DII वाले उसका जो हिस्सेदारी वो खरीद लेते हैं, कुछ परसेंट उसमें निवेश कर देते हैं और ख़रीद लेते हैं, और कुछ परसेंट जो होता है प्रमोटर जो मालिक है होता है उसके पास होता है। तो उसमें जो पब्लिक है, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उसको पैसा लगाने के लिए उसमें शेयर मिलता ही नहीं है। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें प्रमोटर रिटेलर जो है पब्लिक, इसका होल्डिंग कितना है,
46%, 45%, 44%, 43%, 38%। इस तरीके से अगर अभी भी देखें तो लगभग 38% है। और दूसरा नंबर पे DIA है जिसका है, FII का बहुत कम है, और गवर्नमेंट है इसका तो कम है, पॉइंट में है, 0.01% है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस कंपनी में हम पैसा लगाएं और किस में नहीं लगाएं। याद रखने की ज़रूरत है कि उसी कंपनी में आप पैसा लगाइए जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा हो, और जो पब्लिक या रिटेलर है, हमारे आपके जैसे लोग हैं, उसका होल्डिंग जो है घट रहा हो। घटने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। जैसे पहले ही से अगर 50% प्रमोटर ले रखा है, 30% FII वाले ले लिए हैं, तो 50, 30, 80 हो जाएगा। 10% DIA जो यहाँ के लोग हैं वो ले रखे हैं, तो लगभग 90 हो जाएगा। अब बचा कितना? 10%। अब 10% ही हमारे आपके पास जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो लगभग आज का जो वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी आपको पैसा लगाने लायक है और कौन सा कंपनी नहीं है। तो अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में बता दें, किसी भी कंपनी का PE कम है या फिर ज़्यादा है तो उसका ROE देखिए। अगर ROE उसका सही है, 15 से ऊपर है, 15-20 से ऊपर है, और ROE 1 या 2 दिन का मत देखिए, मतलब ROE हर तिमाही में 2-3 साल पीछे से और अब तक का देखिए। हर 3 महीने का मतलब हो गया 12। हर 3 महीने के जैसे इसमें देखते हैं, 3 महीने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। इस तरीके से आप उसका ROE देखिए कि जहाँ से आप शुरू किए हैं। जैसे अभी 2023 है तो 2021 से उसका ROE देखिए, हर 3 महीने वाली, कि उसका ROE घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर 15% है, अगली बार भी 15% है, अगली बार 13% है, फिर 14% है, इस तरीके से फिर 15% हो गया है, फिर 16 हो गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले 20 दिख रहा था, उसके बाद 15 हो गया, फिर देखे कुछ दिन बाद अगले तिमाही में देखे तो 10 आ गया, मतलब यह है कि अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो कंपनी भले ही अच्छा कमाई हो रहा होगा, कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा दिखा रहा होगा, लेकिन आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो ROE है वो घट रहा है। ROE घटेगा मतलब जो इक्विटी है, इक्विटी पे रिटर्न ही नहीं देगा। जो आप पैसा लगाते हैं उस पर रिटर्न ही नहीं देगा। ROE का मतलब ही होता है कि इक्विटी पे रिटर्न। जब उस पर रिटर्न नहीं देगा तो आपका जो पैसा है उसमें आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तो ROE देखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।